हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक एसके। तो आज लेकर आ गया हूं साइंस का धमाकेदार एपिसोड, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कवर किए हैं। आज मैं 50 क्वेश्चन को कवर कराएगा, जो कि यांत्रिकी चैप्टर से लिया गया है, और आगे का पार्ट 2 आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जूल है। इसे संक्षेप में जे से सूचित किया जाता है। और 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का दूरी का मात्रक है। ये जो प्रकाश वर्ष है ना, ये दूरी का मात्रक है। अगर आपसे पूछे कि 1 प्रकाश वर्ष में कितना, 1 प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष का मान 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, तो खगोलीय दूरी का मात्रक पारसेक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो जड़त्व का माप आपका द्रव्यमान है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि ये दिए गए सूची को मिलान करना है। तो पहला है उच्च वेग। उच्च वेग का मात्रक आपका हो जाएगा मैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न भी है मिलान करने वाला है। ठीक है, तो आइए मिला देते हैं। पूछ रहा है कि जूल किसका मात्रक है। तो जूल आपका हो जाएगा कार्य का मात्रक है, जूल। उसके बाद पूछ रहा है कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर आपका धारा का मात्रक है, एम्पियर। उसके बाद पूछ रहा है वाट किसका मात्रक है। तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है, या सामर्थ्य जो है शक्ति का मात्रक वाट है। उसके बाद पूछ रहा है बोल्ट किसका मात्रक है। तो बोल्ट विभवांतर का मात्रक है, बोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। उसके बाद पूछ रहा है कैलोरी किसका मात्रक है। तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपका 5 क्वेश्चन तैयार हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है। ये जो भौतिक राशि दिया हुआ है, ये सब के सब भौतिक राशि है, इसको मिलान करना है। ये सब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए नीचे लिखा हुआ है UPPCS 2005 में आया है ये क्वेश्चन। तो चलिए मिलान करते हैं। पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद पूछ रहा है बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, उसके बाद कार्य का मात्रक पूछ रहा है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, आवेग का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से समय का मात्रक क्या नहीं है। इसमें समय का मात्रक प्रकाश वर्ष जो है, ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, अब बाकी सब ये समय का मात्रक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पारसिक किसका मात्रक है। तो पारसिक जो है ये दूरी का खगोलीय मात्रक है। ठीक है, यह जो है पारसिक जो है 31 ट्रिलियन किलोमीटर तक लगभग होता है, 31 ट्रिलियन किलोमीटर तक होता है। ठीक है, लगभग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सेल्सियस जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस तापमान, टेम्परेचर का पैमाना है। ठीक है, सेल्सियस किसका पैमाना है, टेम्परेचर का मात्रक है। ठीक है, अगर ये आपसे पूछे कि सेल्सियस का आविष्कार किसने किया, तो स्वीडन का वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था, स्वीडन का वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। बाकी सब आपका सही है, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, शक्ति का मात्रक अश्वशक्ति होता है। ठीक है, और नौ संचालन में दूरी का मात्रक जो है आपका समुद्री मील होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। अगर आपसे पूछे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ठीक है, कैंडेला है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि क्यूरी किसका मात्रक है। क्यूरी जो है आपका रेडियोधर्मिता का मात्रक है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तापमान का मात्रक क्या है, तो तापमान का मात्रक सेल्सियस है। उष्मा का मात्रक पूछे तो उसका उष्मा का मात्रक आपका कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि पास्कल किसका मात्रक है। तो पास्कल जो है दाब का मात्रक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कैंडिला किसका मात्रक है। तो कैंडिला जो है अभी अभी मैंने बताया था कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि जूल किसका मात्रक है। तो जूल आपका हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल है। बल का मात्रक पूछेगा तो बल का मात्रक न्यूटन है। दाब का मात्रक पास्कल है। तापमान का मात्रक सेल्सियस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में लागू की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज जो है आपका तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम है, ठीक है। तरंगों की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बताते चलते हैं कि कूलम्ब जो है आवेश का मात्रक है, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की मात्रक क्या है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर है। केवल शक्ति का मात्रक पूछेगा तो वाट हो जाएगा, ठीक है। डायोप्टर जो है उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि एम्पियर का मात्रक क्या है। तो एम्पियर जो है धारा का मात्रक है, यानी करंट का मात्रक है। एम्पियर जो है करंट का मात्रक है। अगर जो आपके से पूछे प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, ओम। अगर जो है पावर का मात्रक पूछे यानी शक्ति का मात्रक तो वाट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक एसआई मात्रक क्या है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्न जुग्मों में से किन भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है। विमीय सूत्र जो है वो समान नहीं है। तो विमीय सूत्र समान किसका नहीं है। तो बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है। बाकी सबका समान है। कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र समान है। आवेग एवं संवेग का विमीय सूत्र समान है। भार एवं बल का विमीय सूत्र समान है। तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा आपका ml t स्क्वायर, ठीक है। बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। और दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा ml -1 t-2, ठीक है। इसलिए इसका विमीय सूत्र समान नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। ये बल का हो गया आपका, फोर्स का हो गया, ये दाब का हो गया, प्रेशर का हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि खगोलीय इकाई संबंधित है, किससे संबंधित है। खगोलीय इकाई जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अविमीय राशि है। तो अविमीय राशि आपका हो जाएगा विकृति, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो संवेग में दोनों होगा, वेग में भी होगा, कोई नहीं। तो द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि हो जाएगा जैसे कि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो ऊर्जा आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि इसमें कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि आपका संवेग हो जाएगा, दाब आपका अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं है यानी कौन सी राशि अदिश है। तो आयतन जो हो जाएगा आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सदिश राशि है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि
तो सदिश राशि आपका हो जाएगा, वेग एक सदिश राशि है, बाकी सब ये अदिश राशि है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न का परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न राशि का परिभाषा नहीं है, तो द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न राशि का परिभाषा नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करेगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र हो जाएगा ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग और वेग का अनुपात को m बराबर होता है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान, संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि संवेग बराबर होता है p बराबर होता है mv। ठीक है, mv, m जो है द्रव्यमान है, v जो है वेग है। तो पूछ रहा है कि p बटा v यानी संवेग और वेग का अनुपात, तो संवेग और वेग का अनुपात आपका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? फलांक जो है उसके अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का आयाम होता है। ठीक है, फलांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो जो लड़की झूला पर बैठ के झूला झूल रही है, अगर अचानक वो खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल जो है, लड़की जो झूला पर खड़े होकर झूला झूलेगी तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। पहले उसका ज़्यादा था जो बैठ के झूल रही थी, और खड़ा होकर झूलने लगेगी तो उसका आवर्तकाल जो है वह कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लीजिए कि ये एक मेज है, घूर्णन करती जो गोल मेज है उस पर घूर्णन कर रही है, अचानक एक लड़का आके बैठ जाता है, तो मेज के जो कोणीय जो वेग होगा उसका कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग उसका जो है कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि यदि किसी चलती हुई बस के वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि चलती हुई वस्तु जो है उसको, उसके वेग को अगर दोगुना कर दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर जो उसके वेग को दोगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो है ना 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्यों होता है? तो पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर इसलिए होता है कि द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है, और जबकि भार जो है वो परिवर्तनीय होता है। भार बदलता रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, इसलिए इसमें अंतर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, कि जब तक इस पर कोई बल नहीं लगेगा तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है? तो चलिए इसके बारे में। तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम कहता है कि किसी बल के संगत एक और बल है, ठीक है, जो उसके समान और विपरीत है। न्यूटन ने इस नियम को इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया था। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया था, लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरण जिनमें संवेग संरक्षित होता है लेकिन तीसरा नियम मान्य नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन नियम के अनुसार? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यह प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव होता है? तो जल में हम लोग तैर पाते हैं न्यूटन के तीसरे गति के नियम से। न्यूटन के तीसरे नियम से हम लोग जल में तैर पाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से इसको व्याख्यात किया जाता है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो वह न्यूटन का प्रथम गति नियम है, यानी जड़त्व का नियम है। कोई वस्तु जो अगर जो विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, अगर जो वह गति में है तो वह गति में रहना चाहती है। इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण वो आगे बढ़ पाता है। पृथ्वी जो है घोड़े के पैर पर आरोपित बल से वह घोड़ा गाड़ी खींच पाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं या गिरते हैं। इसको किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसको न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार इसको समझाया जाता है या जड़त्व के नियम के अनुसार, क्योंकि कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में रहना चाहता है, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहता है। क्योंकि बस जो है वह गति में है और अचानक ब्रेक लगती है, इसलिए आदमी आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है न्यूटन का तृतीय नियम के पर आधारित होती है। ठीक है, रॉकेट का जो कार्यप्रणाली है न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि घोड़ा यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो जो अश्वारोही है वह गिरने की आशंका हो जाता है। घोड़ा अचानक चल दे तो अश्वारोही जो है वह पीछे की ओर झुक जाता है। यह क्यों होता है। तो यह जड़त्व के नियम के अनुसार होता है, विश्राम जड़त्व के कारण होता है। क्योंकि घोड़ा पहले विराम अवस्था में था, अचानक चल देता है, इसलिए अश्वारोही का शरीर भी विराम में रहना चाहता है, लेकिन अचानक चलने से वह पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो कि विभिन्न परीक्षाओं पर आधारित है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को लिया गया है। और इसी प्रकार का महत्वपूर्ण रोचक क्वेश्चन देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।